सवाल दिया है व्हाट इज द कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या होता है? किसी भी डिवाइस को टर्न ऑफ करने की तकनीक को कम्यूटेशन बोला जाता है। थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने की तकनीक को थायरिस्टर कम्यूटेशन बोला जाता है। थायरिस्टर एक पावर सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस होता है। थायरिस्टर एक पावर सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस होता है। यह एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, एनोड, गेट, कैथोड। गेट जो होता है वह कैथोड के पॉइंट से ही एक लंगड़ा निकला हुआ होता है तथा इसमें चार ठो लेयर होती हैं, पीएन पीएन। तथा इस थायरिस्टर में तीन ठो जंक्शन होता है, J1 J2 J3। यह एक यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है, मतलब कि जब भी एनोड जो होता है वह पॉजिटिव होता है रिस्पेक्ट टू कैथोड, तब हमारा थायरिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है। बोले तो थायरिस्टर तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है, लेकिन वह ऑन नहीं होता है। जब उस थायरिस्टर में गेट के थ्रू उसमें करंट फ्लो करवाते हैं, नहीं, जब हम गेट के थ्रू वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यह फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में चला जाता है। तथा जब थायरिस्टर कंडक्शन मोड में आता है तो करंट एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करती है तथा उस करंट को एनोड करंट बोला जाता है। मतलब जब भी हमारा थायरिस्टर ऑन होता है तो उसमें करंट एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होती है। तथा देखिए, इसी कारण जो थायरिस्टर होता है उसे टर्न ऑन करने की कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, यदि थायरिस्टर ऑन है तो उस थायरिस्टर को टर्न ऑफ करना चाहते हैं तो उस तकनीक को थायरिस्टर कम्यूटेशन बोला जाता है। देखिए, थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने की दो मेथड होता है। पहला, द एनोड और फॉरवर्ड करंट ऑफ SCR मस्ट बी रिड्यूस्ड टू जीरो और बिलो द लेवल ऑफ होल्डिंग करंट, देन a sufficient reverse voltage must be applied across the SCR to regain its forward blocking state। मतलब कि SCR के करंट को जीरो अथवा होल्डिंग करंट से नीचे ला देते हैं तो थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाता है। देखिए, होल्डिंग करंट थायरिस्टर की वह करंट होती है जिसके नीचे यदि करंट जाती है तो थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जब SCR में जो होल्डिंग करंट से जो नीचे करंट होता है तब भी जो SCR होता है वह अपने फॉरवर्ड टर्न ऑन स्थिति में आ जाता है। इसके लिए हम लोग जो गेट वोल्टेज है उसके एक क्रॉस रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिससे कि थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाता है। देखिए ऐसा क्यों होता है कि जब हम थायरिस्टर में होल्डिंग करंट से नीचे करंट ला देते हैं फिर भी जो थायरिस्टर होता है टर्न ऑन हो जाता है, क्योंकि जो थायरिस्टर में मतलब कि लेयर होती हैं उनमें कुछ चार्ज होल्ड हुआ रहता है। तथा यही जो होल्ड चार्ज होते हैं वे दोबारा कंबाइन होते हैं तथा जो SCR होता है उसे टर्न ऑन के पोजीशन में ले जाते हैं। जिस देखिए, व्हेन द SCR इज टर्न ऑफ by reducing forward current to zero, excess charge carriers exist in different layer to regain the forward blocking state of an SCR. These excess carrier must be recombined. Therefore, in order to accelerate this recombination process, a reverse voltage is applied across the SCR। देखिए, टू टाइप ऑफ SCR कम्यूटेशन। पहला देखिए न्यूट्रल कम्यूटेशन, दूसरा फोर्स कम्यूटेशन। देखिए, नेचुरल कम्यूटेशन मतलब कि जब डिवाइस ऑटोमेटिक बंद हो जाता है तो उसे नेचुरल कम्यूटेशन कहते हैं। इसे क्लास F कम्यूटेशन बोला जाता है। देखिए, फोर्स कम्यूटेशन मतलब कि जब हम थायरिस्टर को एक्सटर्नली
किसी दूसरे सर्किट के माध्यम से कम्यूटेशन करते हैं तो उसे फोर्स कम्यूटेशन बोला जाता है। इसके अंतर्गत क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई कम्यूटेशन आता है। देखिए, जो नेचुरल कम्यूटेशन होता है उसे लाइन कम्यूटेशन बोला जाता है। इन नेचुरल कम्यूटेशन वी गिव एसी सप्लाई एट द इनपुट साइड और एसी सप्लाई इज रिप्रेजेंटेड रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल कम्यूटेशन। मतलब कि नेचुरल कम्यूटेशन करने के लिए हम लोग इनपुट पर एसी सप्लाई देते हैं। देखिए, यहाँ पे एक हाफ वेव सर्किट लिया गया है जिसमें एक ठो डायोड लगाया गया है और एक ठो आरएल लोड लगाया गया है। देखिए, जब इस पर एसी सप्लाई देते हैं तो जो पॉजिटिव पार्ट है एसी सप्लाई का, यानी 0 से पाई के बीच का, इसमें से इसके एक क्रॉस जो होगा, जो डायोड के क्रॉस वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज लोड के क्रॉस पूरा मिलेगा। लेकिन जब नेगेटिव साइकिल मतलब कि पाई से 2 पाई के बीच में यह डायोड ऑफ होगा, तथा यही जो पाई से 2 पाई के बीच में जो डायोड टर्न ऑफ हो रहा है इसी को टर्न ऑफ बोलते हैं। देखिए, डिवाइस का टर्न ऑफ टाइम अथवा टर्न ऑफ टाइम ऑफ डायोड इज टीसी बराबर होता है पाई बाई ओमेगा सेकेंड। द मेन कंडीशन नेसेसरी टू टर्न ऑफ द एससीआर द फोर्स कम्यूटेशन सर्किट turn off time must be greater than the SCR turn off time. The force commutation circuit turn off time must be greater than the SCR turn off time. मतलब कि फोर्स कम्यूटेशन में जो सर्किट का टर्न ऑफ टाइम होता है वह ज़्यादा होना चाहिए एससीआर के टर्न ऑफ टाइम से। जो हमारे ऑर्डिनरी डायोड होते हैं उसे सिग्नल डायोड बोला जाता है। मतलब जो सिंपल डायोड होते हैं पीएन जंक्शन वाले, उसे हम लोग सिग्नल डायोड बोलते हैं। देखिए, पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को या क्वाइक लर्न चैनल से ही पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स को हम क्वाइक लर्न चैनल के माध्यम से ही पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया है। थायरिस्टर एक सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस है। यह दो चीजों से मिलकर बना होता है, थायराट्रॉन और ट्रांजिस्टर से। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को इस चैनल पर बहुत विधिवत तरीके से समझाया गया है, पूरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को। देखिए, जो हमारे डिमांड के लिए हमेशा अवेलेबल आता है, मतलब कि पावर प्लांट जिस लोड पर हमेशा काम करता है पूरे 24 घंटा उसे बेस लोड करते हैं, और जो अचानक से बढ़ता अथवा घटता है उसे पीक लोड कहते हैं। देखिए, पावर जनरेशन भी पढ़ना हो तो इंजीनियर्स ग्रुप सेमेस्टर पॉलिटेक्निक चैनल से ही पढ़ेंगे। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए 5 ओम रेजिस्टेंस विल बी, तो इसको हल करने के लिए ऊपर हम देख रहे हैं डेल्टा सर्किट, तो इसको हम लोग तोड़कर स्टार में कन्वर्ट करते हैं, और स्टार में कन्वर्ट करने के बाद इसमें नोडल एनालिसिस लगा देंगे तो सवाल हल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, डेल्टा से जब स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले बीच में स्टार बनाते हैं, और फिर जिस रेजिस्टेंस का मान निकालना होता है उसको स्टार में उस रेजिस्टेंस को पकड़ते हैं, फिर उन दोनों के जो आजू बाजू होते हैं उन रजिस्टर का गुणा करते हैं, और उनके बटा में बाकी रेजिस्टेंस को जोड़कर लिखकर लगा देते हैं। So the which of the following insulator has the highest resistivity? तो टेफ्लॉन का। इस सवाल को हल करने के लिए देखिए, सबसे पहले जो 6 एम्पियर तथा 3 ओम जो करंट सोर्स लगा है उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 18 वोल्ट तथा सीरीज में 3 ओम जोड़कर, और फिर नोडल एनालिसिस करके हल कर देंगे।
तो आंसर 1.6 आ जाएगा। सवाल दिया है ए प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज इक्विवेलेंट टू एन आइडियल करंट सोर्स इन पैरेलल विथ लो कंडक्टेंस। आंसर होगा, देखिए एक करंट सोर्स क्या होता है, तो करंट सोर्स वो होता है जिसके एक तो करंट लगा हो तथा उसके समांतर में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा होता है, तथा एक प्रैक्टिकल सोर्स वह सोर्स होता है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा हो तथा उसके सीरीज में एक बहुत लो वैल्यू का रजिस्टर जुड़ा हो। So the resistance temperature coefficient ऑफ कॉपर एट 0.00393 प्रति अंश सेल्सियस होता है। देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट 20 अंश सेल्सियस, सिल्वर का 0.0038। सवाल दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एसोसिएशन विथ द सुपरपोजिशन थ्योरम, इट इज एप्लीकेबल टू नेटवर्क्स हैविंग मोर देन वन सोर्स। दूसरा, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द करंट इन ए ब्रांच और वोल्टेज अक्रॉस ब्रांच। देखिए चौथा, इट इज एप्लीकेबल टू नेटवर्क्स हैविंग लीनियर एंड बाइलेटरल एलिमेंट। ड्युअलिटी के सिद्धांत में जो वोल्टेज सोर्स होता है वह करंट सोर्स में चेंज हो जाता है तथा इंडक्टेंस कैपेसिटेंस बन जाता है तथा कैपेसिटेंस इंडक्टेंस में परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त वैल्यू भी सेम होती है। इसके अतिरिक्त सीरीज वाला पैरेलल सर्किट बन जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 हेनरी का इंडक्टेंस 6 वोल्ट के सीरीज में जुड़ा है, तो यह ड्युअलिटी में 6 एम्पियर के पैरेलल हो जाएगा तथा इंडक्टेंस बन जाएगा। और देखिए यहाँ पे 3 फैराड का जो कैपेसिटर है वह पैरेलल में लगा हुआ है 6 वोल्ट वाले के, तो अब यह सीरीज में बन जाएगा, यानी कि यह देखिए सीरीज में बन गया है 3 हेनरी का, ऑप्शन ए में। फिर देखिए यहाँ पे जो सीरीज में जुड़ा है 1 हेनरी का इंडक्टेंस वह पैरेलल में हो गया है 1 फैराड का, वो कैपेसिटर बन गया है। तथा देखिए सीरीज में जो जुड़ा था 1 फैराड का कैपेसिटर, अब वह पैरेलल में 1 हेनरी का इंडक्टर बन गया है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। देखिए यहाँ पे ड्युअलिटी का कंप्लीट चार्ट रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस बदल देते हैं, इंडक्टेंस को कैपेसिटेंस में तथा इम्पीडेंस को एडमिटेंस में, वोल्टेज को करंट में, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में, नोड को मेश में और सीरीज पाथ को पैरेलल पाथ में, तथा ओपन सर्किट को शॉर्ट सर्किट में, केसीएल को केवीएल में, थेवेनिन थ्योरम को नॉर्टन में, स्टार नेटवर्क को डेल्टा नेटवर्क में, आर आई ऑफ टी को जी वी ऑफ टी में, एल डी आई डी टी को सी इंटू डी वी अपॉन डी टी में, तथा इस प्रकार वी डी आर को सी डी आर में, वी एस सी को सी एस आई एस सी में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे 2 बल्ब 100 वाट का 10 वाट का जो कि सीरीज में जुड़ा हुआ है 20 वोल्टेज के एक क्रॉस। इसमें 100 वाट वाला जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस पूछा है, तो देखिए सीरीज में जुड़ा है, इसका मतलब कि जो करंट होगा वह कांस्टेंट होगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे पावर दिया है तो आई स्क्वायर आर बराबर पी होता है, तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस होगा वह पी के अनुक्रमानुपाती होगा,
यानी कि R1 संबंध है R2 बराबर P1 संबंध है P2। मतलब कि इन दोनों बल्ब का रजिस्टेंस 100 संबंध है 10 बोले तो 10 संबंध है 1 के अनुपात में होंगे। अब देखिए यहाँ से वोल्टेज डिवीजन रूल लगाकर जो 100 वाट वाला बल्ब है उसका रजिस्टेंस उसका वोल्टेज निकाल लेंगे उसके क्रॉस। तो V1 बराबर हो जाएगा 20 गुणे के 10 बटा के 11। अब देखिए अब एक्चुअल रजिस्टेंस निकालने के लिए हम जानते हैं कि P बराबर होता है V1 का स्क्वायर V² बटे के R, अर्थात कि हो जाएगा 100 बराबर यहाँ से R1 का मान हो जाएगा 20 गुणे के 10 बटा के 11 का होल स्क्वायर बटा के 100। इसको हल कर देंगे तो 3.3 ओम आ जाएगा। सवाल दिया है प्रत्येक 1.5 वोल्ट तथा 0.25 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले कितने सेलों की आवश्यकता 1.5 एम्पीयर की धारा को 15 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित करने में होगी। देखिए यहाँ पे n सेलों वाली एक बैटरी है जिसके टर्मिनल है उसको 15 ओम के रेजिस्टेंस से जोड़ा गया है तथा जो सेल लगे हुए हैं उसके एक सेल का वोल्टेज दिया है 1.5 वोल्ट था। इंटरनल प्रतिरोध स्मॉल r का मान 0.25 ओम है। तो देखिए इससे फ्लो होने वाली करंट का फार्मूला हम जानते हैं एन आई बराबर होता है आई बराबर होता है एन इंटू ई बटा के एन आर प्लस कैपिटल आर। तो यहाँ से एन का मान पूछा है तो हो जाएगा एन गुणे के 1.5 बटा के 0.25 एन प्लस 15 बराबर 1.5। हल कर देंगे तो एन का मान 20 आ जाएगा, मतलब 20 ठो सेल वाली बैटरी होगी। सवाल दिया है 40 वाट 100 वाट और 200 वाट की रेटिंग वाले लैंप को 3 फेज 4 वायर प्रणाली के विभिन्न कला में जोड़ा गया है। यदि उदासीन तार टूट जाए तब किस लैंप के फ्यूज होने की संभावना सबसे पहले होगी। तो देखिए जो लैंप लगे होते हैं जनरली समांतर में ही लगे होते हैं तथा हम जब जानते हैं कि समांतर में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, अतः यहाँ पे फार्मूला लगेगा P बराबर V² बटे के R। तो चूंकि V² कांस्टेंट है अतः P प्रोपोर्शनल 1/R, मतलब कि जिसका पावर सबसे कम होगा उसका रजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा और जिसका पावर सबसे अधिक होगा उसका रजिस्टेंस सबसे कम होगा। तब देखिए यदि न्यूट्रल वायर टूटता है तो देखिए 200 वाट वाले का रजिस्टेंस सबसे कम होगा और 200 वाट वाले का रजिस्टेंस सबसे कम होगा तो वह और देखिए मतलब जिसका रेजिस्टेंस सबसे मतलब कम होगा वह पावर बहुत कम खींचेगा, लेकिन जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा वह पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो उदा मतलब कि फ्यूज वह बल्ब होगा जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि नहीं जिसका पावर सबसे कम होगा, क्योंकि जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है जिसकी वजह से फ्यूज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर निम्न चित्र में ए तथा बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या है। तो देखिए यहाँ पे यह सर्किट लैडर सर्किट है जो अनंत तक है। तो देखिए यहाँ पे जो बार बार रिपीट हो रहा है उस सेगमेंट को अलग कर लेंगे। तो देखिए मान लेंगे कि उस सेगमेंट का प्रतिरोध आर है, तो देखिए ए क्रॉस बी के क्रॉस बी वही प्रतिरोध आर ही होगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आर बराबर आर बटा के 1 प्लस आर प्लस 2। इसको हल कर देंगे तो आर का मान निकल जाएगा 1 प्लस करड़ी में 3। सवाल पूछा है एक ऐसे एलिमेंट पर विचार करें जिसमें धारा आई टी और वोल्टता भी ऑफ टी के बीच का संबंध भी ऑफ टी बराबर I² ऑफ टी है। इस उपकरण को के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए इसमें कुछ राशि लिखा गया है, जैसे y ऑफ टी बराबर x ऑफ टी का स्क्वायर। एक ठो दिया है y ऑफ टी बराबर करड़ी में x ऑफ टी, y ऑफ टी बराबर log x ऑफ टी, y ऑफ टी बराबर साइन x ऑफ टी तथा y ऑफ टी बराबर e के पावर x ऑफ टी। तो देखिए यह सभी जो राशियां हैं सब नॉन लीनियर हैं,
क्योंकि हम y ऑफ टी का मान ज्ञात करने के लिए हम x ऑफ टी पर कोई न कोई परफॉर्म कर रहे हैं। जब भी x ऑफ टी पर कोई भी ऑपरेशन हुआ तो वह सब नॉन लीनियर होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा आई ऑफ टी करंट है और यहाँ पर आई स्क्वायर ऑफ टी मतलब कि जो करंट है उस पर आई ऑफ टी पर ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, अतः एक नॉन लीनियर एलिमेंट है। अब देखिए, अब टाइम वेरिएंट तथा टाइम इनवेरिएंट ज्ञात करने का तरीका यह है कि यदि जो कोष्ठक के अंदर टी है अगर उस पर कुछ न कुछ ऑपरेशन किया गया होता है तो वह टाइम वेरिएंट के अंतर्गत आता है, और उस पर कुछ ऑपरेशन नहीं किया गया होता है तो उसे टाइम इनवेरिएंट बोलते हैं। जैसे देखिए y ऑफ टी बराबर दिया है x ऑफ 2t तथा y बराबर दिया है दूसरा x ऑफ t प्लस 2 तथा y ऑफ टी बराबर x log t, y ऑफ टी बराबर x साइन ऑफ टी तथा y ऑफ टी बराबर x ऑफ करड़ी में टी तथा y ऑफ टी बराबर x मॉड ऑफ टी। देखिए यहाँ पे x y ऑफ f बराबर x ऑफ टी प्लस 2 को छोड़कर बाकी के सभी जो राशि हैं वह टाइम वेरिएंट है, क्योंकि जो t है उस पर कुछ न कुछ ऑपरेशन किया गया है। जैसे पहले वाला में 2 का गुणा किया है, उसके आगे t का log लिया गया है, उसके आगे t का साइन लिया गया है, उसके आगे t पर 1/2 पावर चढ़ाया गया है, उसके आगे t का मापांक लिया गया है। लेकिन जो y ऑफ f बराबर x ऑफ t प्लस 2 है इसे टाइम शिफ्टिंग एलिमेंट बोला जाता है। यह टाइम इनवेरिएंट है, इसके टाइम से इसका कोई मतलब नहीं है। अतः देखिए यह जो होगा वह नॉन लीनियर टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट होगा। यह जो सर्किट दिख रही है यह एक तरह से डेड सर्किट है, क्योंकि इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है। डिपेंडेंट सोर्स तो है बट इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है। अब देखिए इस सर्किट को हल करने के लिए इसमें एक ठो चाहे तो अलग से वोल्टेज सोर्स लगाएंगे या तो करंट सोर्स लगाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे यह पैरेलल सर्किट दिया गया है, अतः यहाँ पे यदि हम वोल्टेज सोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ से 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाए हैं, जिससे मान लीजिए कि करंट IX जो कि सर्किट में जा रही है। अब देखिए इस सर्किट को हल करके हम IX का मान निकालेंगे, और IX का मान निकालने के बाद फिर जो वोल्टेज सोर्स लगाए हैं 1 वोल्ट का उसमें इस IX से भाग लगा देंगे, तो जो है कि R इक्विवेलेंट मतलब A और B जो टर्मिनल है उसके क्रॉस रेजिस्टेंस मालूम चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हल करके निकाले हैं तो यहाँ पे 0.32 ओम आया है। देखिए इस सवाल को हल करेंगे, अभी देखिए डेड सर्किट है, इसको भी हल करने के लिए क्या है कि बाहर से 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, जो 2 टर्मिनल जिस टर्मिनल के क्रॉस रेजिस्टेंस ज्ञात करना है वहाँ पे, और फिर जो एक्सटर्नल जो वोल्टेज सोर्स लगाए हैं उससे निकलने वाली करंट I मान लेते हैं। फिर I का मान हल करके निकालते हैं। उसके पश्चात जो 1 वोल्ट है उसमें I से भाग लगा देते हैं तो वह रेजिस्टेंस मालूम चल जाता है। देखिए यहाँ पे A B के क्रॉस जो वोल्टेज है वह 1 वोल्ट है, तो देखिए जो ये 4 ओम वाला जो रजिस्टर इसमें फ्लो होने वाली करंट का मान भी हो जाएगा 1/4 एम्पियर। अब देखिए जब इसमें 1/4 एम्पियर है तो यहाँ से फ्लो होने वाली करंट का मान हो जाएगा I माइनस 1/4 एम्पियर। अब देखिए अब पूरे लूप में KVL लगा देंगे। देखिए यहाँ पर
यह पूरा बड़ा वाला लूप है। यहाँ पर 3 लूप बन रहा है, 1 लूप, 2 लूप और ये जो बड़ा वाला बन रहा है यह तीसरा लूप है। तो देखिए तीसरे लूप में केवीएल लगा देंगे। तो देखिए यहाँ से आई का मान आ जाएगा 3/8 एम्पियर। तो आर इक्वलेंट का मान आ जाएगा 8/3 ओम। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एसोसिएशन विद द सुपरपोजिशन थ्योरम। पहला, इट इज अप्लीकेबल टू नेटवर्क हैविंग मोर देन वन सोर्स, ये सही बात है। दूसरा, इट इज यूज टू डिटरमाइन द करंट इन ए ब्रांच आर वोल्टेज ए क्रॉस ब्रांच, यह भी सही बात है। इट इज अप्लीकेबल टू डायरेक्ट करंट सर्किट ओनली, यह गलत बात है, यह एसी सर्किट पर भी लगता है। दूसरा, अगला, इट इज अप्लीकेबल टू नेटवर्क हैविंग लीनियर एंड बायलैटरल एलिमेंट, यह भी सही है। मतलब कि पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन सही है। सवाल है नेटवर्क में विभिन्न आवृत्तियों के 2 एसी के स्रोत हैं। अलग अलग शाखाओं की धारा और वोल्टेज को ज्ञात करने के लिए विश्लेषण की किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो सुपरपोजिशन सिद्धांत का। मान लीजिए कि एक सर्किट दिया है जिसमें एक 150 कास 2000 टी यह एसी सोर्स दिया है तथा 6 साइन 4000 टी यह भी एक एसी सोर्स दिया है तथा 72 वोल्ट का डीसी सोर्स दिया है। अब देखिए इस सर्किट में इन तीनों सोर्स की वजह से करंट आई नोड निकालना है। इसके लिए हम लोग बारी बारी से सिर्फ एक सोर्स को लेंगे और बाकी सोर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। अब देखिए इसके लिए हम जब मान लीजिए डीसी सोर्स को लेते हैं तो जो इंडक्टर होता है उसे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और जो कैपेसिटर है उसको ओपन सर्किट कर देते हैं। फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अब देखिए उसके पश्चात ये जो हम दोबारा 150 कास 2000 टी वाला वोल्टेज सोर्स को लेंगे तथा जो डीसी सोर्स है उसको हटा देंगे तथा उसके बाद जो करंट सोर्स है उसको ओपन कर देंगे। फिर देखिए करंट का मान पता करेंगे और आई नोड तथा यदि मान लीजिए कि जो ये एसी सोर्स है 6 साइन 4000 टी एम्पियर वाला जो करंट सोर्स है इसको लेंगे तो बाकी की जो दो, जैसे यहाँ पे एसी वोल्टेज सोर्स दिया है, डीसी वोल्टेज सोर्स दिया है, इन दोनों को हम लोग हटा देंगे, शॉर्ट कर देंगे। उसके पश्चात आई नोट करंट का मान निकालेंगे। यह नियम सुपरपोजिशन थ्योरम में ही है। मतलब कि जब सर्किट में 2 वोल्टेज सोर्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लगे होते हैं तो सुपरपोजिशन थ्योरम के ही अनुसार करंट का मान ज्ञात किया जा सकता है। सवाल दिया है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए नेटवर्क N is shown above. Terminal 1-1 to determine the value of R. All initial condition are set to 0, तो यह बात सही है। दूसरा देखिए ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर टर्न ऑफ, यह भी बात सही है, मतलब पूरे जो इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं उसको बंद कर देते हैं। तीसरा ऑल कंट्रोल्ड सोर्स आर टर्न ऑफ, यह गलत बात है। देखिए जो डिपेंडेंट सोर्स होते हैं उसको हम हटाते नहीं, उसको उसी तरह रहने देते हैं। और देखिए चौथा स्मॉल लोड कनेक्टेड टू टर्मिनल 1-1 इज रिमूव्ड, हाँ यह भी बात सत्य है क्योंकि जिसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालना होता है उसको हटा दिया जाता है। देखिए जो पहला पॉइंट था ऑल इनिशियल कंडीशन आर सेट टू 0, मतलब कहने का मतलब इसका यह है कि यदि कोई कैपेसिटर इंडक्टर लगा हो तो उसका इनिशियल जो कंडीशन होता है उसको 0 कर देते हैं। मतलब कि सुपर पोजिशन थ्योरम लगाते समय जो करंट सोर्स होता है उसको ओपन कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स जो होता है उसको शॉर्ट कर देते हैं तथा जिसके एक क्रॉस रेजिस्टेंस निकालना होता है उस रेजिस्टेंस को भी हटा देते हैं।